हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 1 एम्पलीफायर का लेक्चर 3 है ये। और इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन के बारे में, ठीक है, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि थर्ड सेमेस्टर बिहार पॉलिटेक्निक में पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। तो उसका ये लेक्चर 3 चल रहा है यूनिट फर्स्ट का। तो हम लोग इससे पहले दो वीडियो बना चुके हैं, जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 है, जिसके बारे में हम लोग एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर, करेंट एम्पलीफायर के बारे में पढ़े हैं। और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन के बारे में। ये एक अलग पार्ट हो जाता है इस यूनिट का। तो डिस्टॉर्शन जैसे कि एम्पलीफायर है तो उसमें कुछ न कुछ डिस्टॉर्शन होता है, तो हम लोग डिस्टॉर्शन को क्या कहते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे, वहाँ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला है डिस्टॉर्शन। हम लोग शुरू करें टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इसको बोल सकते हैं कि ये डिस्टॉर्शन है। और डिस्टॉर्शन बोलते किसको है? चेंज द आउटपुट वेव शेप। जो आउटपुट जैसे कि इनपुट दिए और आउटपुट, तो जब एम्पलीफायर के थ्रू अगर हम ले जाते हैं तो आउटपुट में जो चेंज हो जाता है उसके वेव शेप में, फ्रॉम द इनपुट वेव शेप से, मतलब इनपुट के वेव शेप से अगर हम तुलना करते हैं तो आउटपुट के वेव शेप में चेंज हो जाता है। तो वैसा चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसा चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आए कि अगर कोई इनपुट ले रहे हैं एम्पलीफायर के थ्रू अगर ले जाते हैं तो आउटपुट का जो वेव फॉर्म उसके शेप में इनपुट के वेव शेप से अलग हो जाता है, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें डिस्टॉर्शन मौजूद है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि सम चेंजेस सच एज एडिशन टू द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड of the output waveform or decrease in amplitude of the output waveform, such change is called distortion। मतलब कि अगर वेव शेप जैसे कि इनपुट का सिग्नल है, इनपुट का सिग्नल और आउटपुट का सिग्नल दोनों का वेव शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कहीं कहीं क्या होता है, इसके इनपुट के सिग्नल में ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला कम होगा तो इंक्रीज हो गया, या ये घट गया, या इसी को घटा देते हैं डिक्रीज हो जाता है। तो वैसा चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर डिस्टॉर्शन बोलेंगे। तो ये डिस्टॉर्शन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, लीनियर और नॉन लीनियर, वो आगे पढ़ते हैं। तो और भी जैसे डिस्टॉर्शन को जो अभी हम लोग सिग्नल के थ्रू हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी डिस्टॉर्शन हम लोग जाने हैं। तो ये स्मॉल सिग्नल जो कि इनपुट सिग्नल, ये क्या है? हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल का शेप है वेव शेप, साइन वेव के इसके शेप है। लेकिन आउटपुट सिग्नल ऑब्वियसली इसका क्या होगा? एम्पलीफाइड मिलेगा, लेकिन वेव शेप में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज मिल जाता है इस तरह का। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनपुट के वेव शेप से क्या है? अलग है। एक्चुअली जो वेव शेप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं मिल रहा है एक्चुअली क्या? इस तरह से। तो ये जो हमारा कमी आ गया है उसके वेव शेप में, डिक्रीज हो गया, जिसके कारण इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कि ये हम लोग के एम्पलीफायर में होता है। तो इसे हम लोग डिस्टॉर्शन करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी एम्पलीफायर में ये डिस्टॉर्शन कम से कम हो। आइडियली हम लोग चाहते हैं कि जीरो हो, लेकिन आइडियली ये पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ डिस्टॉर्शन रहता है। लेकिन ये कोशिश किया जाता है किसी भी एम्पलीफायर को अगर डिज़ाइन करते हैं तो डिस्टॉर्शन कम से कम हो, ठीक है। और डिस्टॉर्शन कम से कम करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग निगेटिव फीडबैक लगाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसको हम लोग क्या अभी बताए थे कि दो भागों में डिवाइड किया जाता है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन और लीनियर डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टॉर्शन है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में क्या है? इट अकर्स ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन नॉन लीनियर रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। किसी भी ट्रांजिस्टर से ही एम्पलीफायर बनाया जाता है, और एम्पलीफायर जब बनाते हैं ट्रांजिस्टर को तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आउटपुट जिसको ट्रांस कंडक्टेंस कर्व करते हैं, तो वो क्या होता है? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच होता है। तो वो कर्व क्या होता है? लीनियर होता है, और फिर आगे जाके नॉन लीनियर में हो जाता है। तो नॉन लीनियर रीजन में चले जाने के कारण जो डिस्टॉर्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन बोलते हैं।
दिस डिस्टॉर्शन अकर्स इन केस ऑफ लार्ज सिग्नल। अब ऊपर में नॉन लीनियर होता है रीजन, तो जब तक लार्ज सिग्नल नहीं लेंगे तब तक वो नॉन लीनियर रीजन में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब लार्ज सिग्नल हो जाता है इनपुट सिग्नल, तो हम लोग नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन उसमें प्रेजेंट होने लगता है। ठीक है, अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है नॉन लीनियर को, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन के बारे में। तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन के बारे में। हम लोग देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन क्या है। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द ट्रांसकंडक्टेंस कर्व एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है ट्रांसकंडक्टेंस कर्व दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, वी कैन अंडरस्टैंड ट्रांसकंडक्टेंस कर्व। ट्रांसकंडक्टेंस कर्व मतलब इनपुट वोल्टेज होना चाहिए और आउटपुट करंट होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा अगर पिछला वीडियो अगर समझे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनपुट वी बेस टू इमीटर वोल्टेज हम इनपुट देते हैं, और आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर से हम लोग आउटपुट लेते हैं। कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज हम लोग आउटपुट वोल्टेज लेंगे, तो कलेक्टर के थ्रू आउटपुट लेंगे, तो कलेक्टर के थ्रू जो करंट होगा वो आउटपुट करंट होगा, तो आईसी हमारा आउटपुट करंट होगा। ये हो गया। इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन के बीच क्या है, हमारा लीनियर रीजन है। इसके बाद क्या होता है, वो कर्व सैचुरेट कर देता है वो नॉन लीनियर की तरफ हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ इधर आगे अगर हम बनाते हैं तो वो कैसा होता है, नॉन लीनियर रीजन होता है। तो यहाँ अगर हम इनपुट अगर अधिकतर क्या होता है, मिडिल पोर्शन लेते हैं ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सके। तो अगर यहाँ अगर हम ले रहे हैं इसका ऑपरेटिंग पॉइंट, तो इधर पॉजिटिव और इतना पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आएगा निगेटिव वाला पोर्शन, और पॉजिटिव वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बीबी पे ही इनपुट अप्लाई करेंगे। जैसे ये पॉइंट इसका मिनिमम पॉइंट हुआ और ये पॉइंट क्या हुआ, बीबी का मैक्सिमम पॉइंट हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग करंट क्या होगा, ये पॉइंट मिनिमम करंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम करंट क्या होगा, ये होगा। और मिडिल वाला पोर्शन यहाँ कट करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग करंट हमारा मिडिल वाला पोर्शन यहाँ आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल सिग्नल ले रहे हैं तो ये यहीं तक मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ तक। लेकिन अगर ज़्यादा सिग्नल ले लेते हैं और ये ज़्यादा लेंगे तो ये क्या होगा, ये नॉन लीनियर रीजन में आ जाएगा। तो नॉन रीजन में आने के कारण डिस्टॉर्शन होता है, वो अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। लेकिन स्मॉल सिग्नल लेने के कारण कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा। देख रहे हैं हम लोग जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, उसी के अकॉर्डिंग ये लीनियर है, ये लीनियर लाइन है। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है इन दोनों के बीच भी क्या होगा, सेम ही होगा, इसलिए हम लोग डिस्टॉर्शन लेस मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर लार्ज सिग्नल ले लेते हैं तब, ये तो स्मॉल, ये फॉर स्मॉल इनपुट सिग्नल के लिए, लेकिन लार्ज सिग्नल ले लेते हैं तब क्या होता है, वो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं फॉर लार्ज सिग्नल के लिए ये क्या इनपुट, लार्ज सिग्नल के लिए हम लोग लेते हैं तब। तो लार्ज सिग्नल जैसे कि यहाँ पर ये है, तो लार्ज सिग्नल पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रीजन है वो कहाँ चला गया है। अगर हम ये पोर्शन इतना ही पोर्शन तक लेते हैं यहीं पर सिग्नल, तब ये लीनियर रीजन में ही आता है। लेकिन ये जो पोर्शन अब नॉन लीनियर में आ चुका है, तो नॉन लीनियर में ये जो पोर्शन यहाँ तक तो ये कट करेगा मिनिमम वोल्टेज, ये क्या ये वी का मैक्सिमम वोल्टेज है और ये वी का मिनिमम वोल्टेज है। तो इसी के अकॉर्डिंग करंट ये क्या होगा, आईसी मीन होगा, और ये आईसी अब इसके ऊपर ले जाएंगे, यहाँ कट करेगा, उसी के जहाँ कट किया वहाँ वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आईसी मैक्स होगा। तो ये क्या है, लाइन ये कर्व होने के कारण ये ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं कि हम लोग क्या हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। तो जो एक्चुअली जो आना चाहिए था इस तरीके से आना चाहिए था सिग्नल, लेकिन इतना नहीं आएगा। क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन आया है, इसके कारण ये पोर्शन नहीं आ पाया ये पूरा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल दिया। ये क्यों आया, ये कर्व के कारण। अगर ये कर्व नहीं रहता, जैसे कि ये कर्व नहीं रहता, मान लेते हैं कि ये कर्व ऐसे रहता, ये कर्व क्या रहता, इस तरीके से रहता, ये कर्व इस तरीके से रहता, तो ये पॉइंट जो कट कर रहा है ये कहाँ कट करता है, यहाँ, और ये यहाँ कट करता, तो ये इस पर ये रहता, और ये पॉइंट आगे जाके ये रहता, तो ये लाइन ऐसे हमारा रहता। ठीक है, तो ये लीनियर रीजन में कोई डिस्टॉर्शन है। लेकिन ये क्या है, ये कर्व होने के कारण ये जो कट कर रहा है वो कम दूरी पर ही कट कर रहा है। मतलब ये जो चेंज हो रहा है ये ज़्यादा डिस्टेंस पर चेंज हो रहा है, वोल्टेज ज़्यादा पर करंट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, जिसके कारण क्या ऊपर वाला पोर्शन में डिस्टॉर्शन मिलता है।
तो ये किसके वजह से हुआ? नॉन लीनियर रीजन के कारण हुआ, ट्रांजिस्टर के नॉन लीनियर रीजन कर्व के कारण ये हुआ है। इसी वजह से ये इस कैटेगरी को हम लोग क्या बोले हैं? नॉन लीनियर रीजन बोले हैं। और हम लोग देख रहे हैं चूँकि कि ये एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन समझ में आ गया हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी नॉन लीनियर रीजन के कारण ही, ट्रांजिस्टर के नॉन लीनियर रीजन के कारण ही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो ये है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा हो जाता है डिस्टॉर्शन जो कि नॉन रीजन में आता है, वो होता है हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन व्हेन इनपुट सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी एफ, एक इनपुट सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी एफ है, इज द अप्लाइड टू द एम्पलीफायर, उसको हम अप्लाई करते हैं एम्पलीफायर में, तो जो आउटपुट सिग्नल जो होता है कंसिस्ट ऑफ डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट यानी प्योर डीसी देगा और बहुत तरह का हार्मोनिक्स देगा, जिसमें तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो एफ सिग्नल रहेगा ही 2f 3f 4f nf, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम लोग हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल, और इंटीजर से जो मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी में, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, तो वैसा फ्रीक्वेंसी को हम लोग हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उसी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के कारण आउटपुट सिग्नल में जो डिस्टॉर्शन होता है उसी हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, और समझ में आ गया? तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, वो क्या होगा? डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टॉर्शन बोलेंगे, जो कोई हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहलाएगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 ये इंटीजर है, तो इतने तरह का फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल मिलता है। अब कैसे मिलता है वो हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि कैसे मिलता है। यहाँ पर हम लोग नीचे भी यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि ये इनपुट सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ मान है, इस तरह का बना है। ये जो ड्रॉ किए हैं वो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के रूप में। ये हमारा वोल्टेज और टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के रिस्पेक्ट, ताकि समझने में आसानी हो। तो जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो सिर्फ मिलना चाहिए क्या? ये जो इंक्रीज किया हुआ वोल्टेज मिलना चाहिए, वही सेम फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज किया हुआ वोल्टेज मिलना चाहिए था। लेकिन क्या मिलता है कि सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक मिलता है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? घट जाता है। तो ये जो मिला, इसके कारण रिजल्टेंट ओवरऑल जो सिग्नल उस पर क्या होगा? शेप में चेंज आ जाता है। उसी शेप चेंज होने के कारण क्या इसको बोलते हैं? डिस्टॉर्शन बोलते हैं। इसको और हम तरीके से समझते हैं जब टाइम और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है उससे समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो देख रहे हैं कि ये क्या इनपुट सिग्नल है, यहाँ पर एम्पलीफायर लगाए हैं और ये आउटपुट सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाला लाइन देख रहे हैं हम लोग, ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये ब्लू लाइन है, वो क्या है हमारा? ब्लू लाइन क्या है? जो मेन फ्रीक्वेंसी, जो ऐसा सिग्नल है, सेम फ्रीक्वेंसी सिग्नल और सेम शेप का सिग्नल हमारा ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, और t क्या होता है? टाइम पीरियड। मतलब यहाँ से यहाँ ये जो सिग्नल है ये कंप्लीट नहीं है, ये इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो ये इतना दूरी के बाद क्या रिपीट हो रहा है, तो उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड उसी को इन्वर्स कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ ले रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, तो इसका दूरी कम है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। लेकिन मान लेते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। ठीक है, लेकिन सेकेंड हार्मोनिक और ये थर्ड हार्मोनिक होता है। अब ये कैसे होता है यहाँ समझते हैं हम लोग। जैसे कि हार्मोनिक यानी ये कब हो रहा है? नॉन लीनियर रीजन के कारण। और नॉन लीनियर रीजन का ग्राफ, जैसे कर्व वाला ग्राफ कब होता है? जब किसी के पावर x के पावर स्क्वायर हो, जैसे x + y = a, ये क्या हो गया हमारा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर स्क्वायर जैसे y = x² है, तो ये कर्व का इक्वेशन आ गया। तो कर्व कब होता है? जब स्क्वायर या क्यूब y = x³ दे देंगे तब ये कर्व होगा। ठीक है, या x = y³, तो ये कर्व होगा। तो कर्व कब होता है? जब एक से ज़्यादा अगर हम पावर देते हैं x या y में, तब। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो इसका मतलब कहने के जो इनपुट सिग्नल, ये जो ऐसा सिग्नल है उसका हम लोग कैसा इसको हम लिख कैसे सकते हैं? जैसे Vp है, तो ये जो इनपुट सिग्नल है Vin जिसको बोल रहे हैं, Vin क्या हो जाएगा? Vp जो कि साइन वेव है, तो साइन ओमेगा टी या थीटा मान सकते हैं। ओमेगा क्या है? एक तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया टाइम की, और टी भी है, टाइम भी है।
तो ये हमारा सिग्नल हो गया। एसी सिग्नल को हम लोग ऐसे ही दर्शाते हैं। अब ये एसी सिग्नल को हम लोग नॉन लीनियर यानी एम्पलीफायर के नॉन लीनियर रीजन में आते हैं, यानी मान लेते हैं कि स्क्वायर होता है, कर्व आ रहा है इसका मतलब स्क्वायर हो रहा, या क्यूब हो रहा तो हम लोग स्क्वायर से समझते हैं। तो अगर हम इसको एसी सिग्नल यानी एम्पलीफायर के थ्रू ले जाते हैं तो क्या होगा, हमारा वी आउट क्या होगा, हमारा स्क्वायर करते हैं वी पी साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, गेन से गुना करेंगे लेकिन स्क्वायर भी हो रहा है। लेकिन अभी गेन हम लोग नहीं यहाँ पर दर्शाते हैं, सिर्फ हमको स्क्वायर का क्या मतलब वो समझना है, स्क्वायर के कारण इफेक्ट क्या होता है वो यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वी पी साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दिए, तो वी पी साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा वी पी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, यही होता है। अगर वही इस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी पी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में 2। तो वी पी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी पी स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, इसमें कोई भी साइन वेव नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये डीसी सिग्नल है। तो वहाँ पर जब पढ़ाए थे हार्मोनिक में डीसी सिग्नल देता है और सेकेंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक, यहाँ पर जो सिग्नल है वो कैसा दे रहा है 2 ओमेगा टी। ये क्या था, ओमेगा टी था यानी फ्रीक्वेंसी, ये क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू क्या होता 2 पाई एफ। तो यहाँ 2 पाई यानी एफ है और यहाँ पे क्या है 2 एफ हो जा रहा है, 2 ओमेगा हो जा रहा है, दुगना से बढ़ जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है दुगना से, यानी सेकेंड, जिसको सेकेंड हार्मोनिक की दुगना हो गया यानी सेकेंड हार्मोनिक। उसी तरह से अगर क्यूब लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 ओमेगा टी। और एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड घटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझिए कि ये कैसे आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फ़र्क क्या पड़ता है हमारे शेप में, वेव शेप में क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मेन सिग्नल है, ये जो मेन सिग्नल है और ये सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक है, बात समझ में आ रही है। ये थर्ड हार्मोनिक भी लिए तो ये कंसीडर हम लोग सिर्फ सेकेंड हार्मोनिक करते हैं, तो थर्ड हार्मोनिक भी हम समझ सकते हैं। तो इसका इन दोनों का अब क्या रिजल्टेंट लिखेंगे, तो देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल दोनों सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट हार्मोनिक वाला सिग्नल दोनों क्या पॉजिटिव में जा रहा है। तो क्या होगा, जो मेन सिग्नल है दोनों का रिजल्टेंट और ज़्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ तक क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिर क्या हो रहा है, ये निगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ के बाद क्या होगा, ये निगेटिव में जा रहा है लेकिन ये आधा दूर पॉजिटिव है फिर कम हो रहा है। तो ये घटेगा, ये घटेगा और ये घटते जाएगा, इस तरह से आएगा सिग्नल, मेन सिग्नल इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको हम और अच्छे तरीके से अलग से हम बना के समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम समझा रहे हैं, जो ये ब्लू वाला लाइन है ये फर्स्ट हार्मोनिक हुआ हमारा। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये ब्लैक लाइन जो हो रहा है ये सेकेंड हार्मोनिक है। तो एम्पलीट्यूड घटा दिए हैं और फ्रीक्वेंसी क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं। तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दिए हैं तो एक ही टाइम पर ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ तक क्या है दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो दोनों जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का सिग्नल क्या होगा जोड़ के आएगा, तो ये यहाँ तक क्या होगा पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ के बाद ये घट रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ये क्या होगा, ये बढ़ेगा और ये घटेगा। तो ये कुछ कांस्टेंट टाइप का होगा, इस तरह से कम बढ़ेगा, इसके तुलना में नहीं बढ़ेगा, ये यहाँ तक कम बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ के बाद डिक्रीज कर रहा है और ये माइनस में जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ के बाद ये फिर इंक्रीज कर रहा है तो ये थोड़ा सा थमेगा, मतलब कम डिक्रीज करेगा, जो ये डिक्रीज कर रहा है तो उसे, और फिर यहाँ जाके वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके का हमारा शेप आएगा, इस तरीके का। तो एक्चुअली क्या आना चाहिए था, इस तरीके से होता है लेकिन ये इस तरीके से आ रहा है। उसी तरह से यहाँ भी कुछ मान लेते हैं, उतना देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसका भी
इसी तरह से आएगा, इस तरह से। तो जो हम लोग को जो रिजल्टेंट सिग्नल आया वो क्या मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये डिस्टॉर्शन हुआ। मिलना क्या चाहिए था, मिलना चाहिए था मुझे इस तरीके से, लेकिन मिला क्या, इस तरीके से। तो ये डिस्टॉर्शन हुआ। तो ऐसा डिस्टॉर्शन किसके कारण हुआ, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के कारण हुआ। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टॉर्शन है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये 5th सेमेस्टर में भी पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लीनियर रीजन के बारे में, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन होता है।